जी का स्वागत है आज के सायंकालीन संस्करण में। और आज हम फिर से बात करने जा रहे हैं देश की राजनीति के बारे में, और हमारे साथ दो विशेषज्ञ ओंकार चौधरी जी और अभिषेक तिवारी जी, दोनों आपके जाने पहचाने। नमस्कार सभी को ओंकार जी। नमस्कार। सभी को नमस्कार नमस्कार। सभी को जय अभिषेक जय जी। श्री राम। छठ की शुभकामनाएं। अगर आप बिहार से देख रहे हैं तो पूरे देश को छठ की शुभकामनाएं दे सकते हैं हम लोग। हाँ, सभी को। लेकिन बिहार का इंटरनेशनल फेस्टिवल है इसलिए मैंने बोल और दिया। बिहार के इंटरनेशनल लोगों को इस इंटरनेशनल फेस्टिवल की बधाई। जी। और केजरीवाल वैसे भी इस समय यमुना की सफाई करवा ही रहे हैं, केमिकल डलवा के, सबको पता है। पीएम कैंडिडेट है, थोड़ा आराम से मैं बोलिए। आरंभ करता हूं जी। एक ज्वलंत प्रश्न से। और ओंकार जी, आप बताएं आपके अनुभव से कि हमारे खड़गे साहब जो है, ये कांग्रेस में क्या आमूलचूल परिवर्तन ला देंगे कि वे जो है लोकसभा का चुनाव दमखम के साथ लड़ पाएंगे। 2019 में ये कुल मिलाकर के 95,452 वोटों से हारे थे अपना इलेक्शन। 95,000 मतलब करीब करीब 1 लाख ही समझिए। अपना इलेक्शन जो आदमी 95,000 वोटों से हार रहा है, वो कांग्रेस के बारे में इस तरह की घोषणा करे, ये बड़ा आश्चर्य का विषय है। और जिन्होंने इनको हराया था उनको 6,20,192 वोट मिले थे, इनको 5,24,740 वोट मिले थे। अगर केवल कर्नाटक की ही बात करें तो 2019 में कर्नाटक में आप देखिए, आपके सामने भी आंकड़े होंगे, दर्शकों के सामने भी होंगे, भारतीय जनता पार्टी ने 28 में से 25 सीटें जीती थी, जबकि 2014 में 17 सीटें जीती थी। यानी 8 सीटें और ज्यादा जीत ली थी 2019 में। और कांग्रेस जो 2014 में 9 सीटें जीत करके आई थी, वो केवल 1 सीट पर सिमट गई थी। मैं ये आंकड़े इसलिए बता रहा हूं संजय जी कि 2014 से 2019 तक मल्लिका अर्जुन खड़गे ही लोकसभा में संसदीय दल के नेता थे। और जितनी भी बहसें होती थी, जितना भी ये लोग तैयार करते थे कि हमें किन किन मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरना है, वो सारा कुछ मल्लिका अर्जुन खड़गे के हाथ में ही था। तो भाई आपने क्या तीर मार लिए, अपना भी चुनाव हार गए। और कांग्रेस को, जिसको 2014 में 9 सीटें मिली थी, वो 1 सीट पर आ गई। और अगर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा की कृपा से आप अध्यक्ष बन गए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं, तो आप में इतनी हवा भर गई है कि अब आप कह रहे हैं कि कांग्रेस को बदल करके रख देंगे। हमने कांग्रेस को बदलने का दंभ भरने वाले कई नेता देखे हैं। बीच बीच में कई लोगों को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया। मैंने आज दिन में एक प्रोग्राम भी किया था कि खड़गे साहब, वैसे तो ठीक है, अति उत्साह में आप जो कुछ कर रहे हैं, कह रहे हैं, वो सिर माथे पर है, पर थोड़ा सा अतीत की घटनाओं पर, इतिहास पर, कुछ ऐसी अप्रिय घटनाओं पर भी जरा नजर डाल लीजिए। अतीत में जो कुछ हुआ है पीवी नरसिम्हा राव के साथ, जो गांधी नेहरू परिवार के इतर कांग्रेस के अध्यक्ष भी बनाए गए थे और प्रधानमंत्री भी बने थे, उनके साथ क्या हुआ था, उनकी पार्थिव देह के साथ क्या हुआ था। कांग्रेस मुख्यालय से बस कुछ कदम की दूरी पर वो वाहन खड़ा रहा था और उसको कांग्रेस मुख्यालय में नहीं घुसने दिया था सोनिया गांधी ने। वहीं से उनको हैदराबाद अंत्येष्टि के लिए रवाना कर दिया गया था। चचा केसरी के साथ क्या हुआ था, ये भी जरा याद कर लीजिए। वो भी गैर गांधी नेहरू परिवार से ही आते थे और चुन करके ही उनको भी कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था सितंबर 1996 में। और उनकी विदाई किस तरीके से मार्च 2098 में की गई, 1998 में की गई, ये अब तो बच्चा बच्चा जान चुका है, पहले किसी को जानकारी नहीं थी। पर इधर चूंकि हम लगातार इस चीज को रिपीट करते हैं अपने प्रोग्राम्स में, तो लोगों को जानकारी हो रही है कि उनकी यूथ कांग्रेस के लोगों ने धोती तक खोल दी थी। तो ये आप
याद रखिए कि आपको लाया किस लिए गया है, क्यों लाया गया है, किन मजबूरियों में लाया गया है आपके सिर पर, ताकि ठीकरे फोड़ सकें 2024 के लोकसभा चुनाव तक। और कोई उनका ऐसा इरादा नहीं है कि 10 जनपद के बाहर कांग्रेस की पावर किसी के हाथ में जाए। आपने अगर चचा केसरी बनने की कोशिश की तो बहुत बुरा हाल होगा, आपने नरसिम्हा राव बनने की कोशिश की तो और भी बुरा हाल होगा, आप मनमोहन सिंह बने रहेंगे ज़्यादा ठीक रहेगा। और वो संकेत उन्होंने दे भी दिए हैं, पहले ही भाषण में कहा है कि जो राहुल गांधी का विजन है या सोनिया गांधी का विजन है, जो राहुल गांधी का ब्लूप्रिंट है, मैं उस पर ही चलूंगा। उस पर चलते रहेंगे तो ठीक रहेगा। बस उतना ही बदनामी मिलेगी कि अभी गुजरात और हिमाचल में पार्टी हारेगी तो ठीकरा फुड़वाने के लिए सिर को मजबूत कर लीजिए। 2023 में तो कई राज्यों में होने वाले हैं चुनाव, उनमें इनका अपना कर्नाटक भी है, उनमें छत्तीसगढ़ भी है, उनमें राजस्थान भी है, मध्य प्रदेश भी है, बहुत सारे राज्यों में ठीकरे फूटने हैं। उसके लिए तैयार रहिए, फिर 2024 के लिए भी तैयार रहिए। जी जी अभिषेक जी, नीतीश बाबू अभी तक मिलने गए कि नहीं खड़गे जी से? सर मैंने अभी कुछ दिन पहले एक शो किया था जिसमें मैंने बताया था कि पेच फंसा हुआ है। पिछले 15 दिन से नीतीश कुमार न्यूज से गायब हैं, अपने कमरे से बाहर नहीं निकल रहे हैं, मीडिया वालों से बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, बैकडोर के बीजेपी से कई नेताओं से संपर्क लगातार साध रहे हैं। उनके लिए बड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन है। आज तो अखबारों के प्रमुख पन्ने पे वो खबर छपी है, क्योंकि दोनों ही दागी नेता हैं और आरजेडी से खड़े हुए गोपालगंज में भी और मोकामा में भी। और एक को तो उन्होंने स्वयं जेल भेजा था, तो बड़ा अनकंफर्ट सा सिचुएशन क्रिएट हो रहा है। अब मात्र सत्ता बदलने के 3-4 महीने के अंदर दोबारा पलटी मारने के लिए बस उसका एक ही नीतीश कुमार के सामने इस वक्त एक प्रॉब्लम आ रही है। बीजेपी की बिहार की टॉप लीडरशिप ने केंद्र को साफ साफ मना कर दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब दोबारा नीतीश कुमार के साथ हमारा गठबंधन नहीं होने जा रहा है। तो ये वो पेच फंसा हुआ है, वरना हम छठ के बाद बिहार में एक और राजनीतिक पलटी देखते, लेकिन वो पलट नहीं पा रहे, क्योंकि अब स्थिति कुछ गंभीर हो गई है और आरजेडी उस पथ पे अब है कि 2-4-5 इनको सिर्फ विधायकों को इस्तीफा दिलवाना है, तोड़ने की भी आवश्यकता नहीं। उसके बाद वो मेजोरिटी में आएगी और अकेले सत्ता पे आएगी। लेकिन मेरा मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहता हूं ओमकार सर की बात को। इस बार दीपावली की सफाई में सर मुझे एक घड़ी मिली मेरे पिताश्री की, उस पर लिखा हुआ था HMT, हिंदुस्तान मशीन टूल्स। फिर मैंने रिसर्च किया कि भाई इतनी अच्छी घड़ी, इतनी अच्छी कंपनी घड़ी बनाने वाली क्यों डूब गई। पता चला समय के साथ अपडेट नहीं हुई है सर। भारतीय राजनीति का डायनेमिक्स बदल चुका है। कांग्रेस अभी भी उसी इस माइंड सेट पे है कि दलित अध्यक्ष बना देंगे तो दलित वोट मिलेगा। दलित पॉलिटिक्स, माइनॉरिटी पॉलिटिक्स, इससे देश बहुत ऊपर जा चुका है और ये 2014 में ही पीछे छूट चुका है। आप 8 साल पीछे हैं। अपने आप को अगर अपडेट नहीं करेंगे और सिर्फ अध्यक्ष को इधर उधर बदलेंगे तो चीजें नहीं बदलने वाली। सीखना चाहिए किससे पता है? अरविंद केजरीवाल से। चाहे वो धूर्त हो या कुछ भी हो, लेकिन मैं उसकी पॉलिटिक्स को मानता हूं। नेता तो है सर वो। उस आदमी ने 2019 के बाद सॉफ्ट मुस्लिम वाला ये त्यागा, हनुमान चालीसा पढ़ने लगा और अब गुजरात में वो बीजेपी को कह रहा है कि लक्ष्मी माता के और गणेश जी के फोटो लगवाओ। सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ वो बढ़ चला है। कुछ दिनों बाद वो मुसलमानों को लात मार देगा और कोर्ट के ऊपर जनेऊ भी पहनेगा। वो दिन आने वाला है, क्योंकि वो समझ गया है कि इस देश में अब राजनीति राष्ट्रवाद की चलेगी और सॉफ्ट हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करनी है। कांग्रेस अपडेट नहीं हो रही है, तो बड़ा कांग्रेस के लिए मेरे हिसाब से डिफिकल्ट है। जी जी, तो केजरीवाल का प्रसंग ले ही आए अभिषेक जी। तो जी केजरीवाल तो अभी कभी लक्ष्मी जी की बात करते हैं, तो ऑड और इवेंट डे वाले हैं। ऑड डे को लक्ष्मी जी और इवेंट डे को वक्फ बोर्ड। और सर क्योंकि उसको पता है सर कि मुसलमान जाएंगे कहां। वो तो बीजेपी के अगेंस्ट में है।
तो हम उन्हें गाली भी दे लेंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे ही मुसलमान विभाजित है। महत्वपूर्ण ये है कि हिंदुओं को किसी प्रकार से 10-15% फ्री कैश स्कैम हो या लेनिनवादी टाइप के उदारवादी स्कीम के बारे में बयानबाजी करना हो या खालिस्तान प्रायोजित समर्थकों को बढ़ावा देना हो, इस बात से फर्क उसे नहीं पड़ता है। उसे किसी भी प्रकार से सत्ता चाहिए। अगर ओसामा बिन लादेन जीवित होता तो उससे भी वो हाथ मिला लेता, बट अनफॉर्चुनेटली जीवित नहीं। तो क्या आप क्या कहते हैं ओंकार जी? केजरीवाल पॉलिटिक्स जो या कह रहे हैं, इन्होंने कहा कि साहब कि केजरीवाल जो है वो फ्यूचर है भारतीय ऑपोजिशन का, उसके बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, कहना अभी जल्दबाजी होगा संजय जी। अभी मुझे लगता है कि मैं अभी भी ये मानता हूँ, मरी गिरी हालत में जैसी भी है, कांग्रेस अभी खत्म होने वाली नहीं है, क्योंकि कांग्रेस अभी भी अकेली पार्टी है जिसका अखिल भारतीय स्वरूप है। अलग अलग राज्यों में, लगभग सभी राज्यों में उसका अभी संगठन है। और राहुल गांधी की यात्रा पर हम चाहे जो कहें, चाहे मजाक के वे में लें, चाहे जो लें, लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी हमें कि बहुत समय बाद कम से कम राहुल गांधी ने एक ऐसा स्टेप लिया है कि जिसको नोटिस किया जा रहा है। अब हम मजाक उड़ाते हैं उनके बारिश में खड़े होकर के भाषण देने को लेकर के, या जिस तरीके से वो रास्ते में बच्चों से मिल रहे हैं, युवाओं से मिल रहे हैं, जिस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन अगर वो सड़क पर उतरे हैं, अगर वो कन्याकुमारी से चले हैं, कश्मीर तक की यात्रा कर रहे हैं, तो भाई आपको प्रशंसा तो करनी पड़ेगी कि अगर 5 महीने वो पैदल चल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, कांग्रेस को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी लीडरशिप को इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी कांग्रेस के भीतर ही जो विरोध के स्वर उठ रहे थे उनको भी एक तरीके से जवाब ही दे रहे हैं। और अगर मीडिया का जो एक परसेप्शन था उनके बारे में, और सोशल मीडिया पर भी जिस तरह की बातें की जाती थी, उसको अगर बदलने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें उनकी प्रशंसा करनी चाहिए कि हाँ, वो कुछ तो कर रहे हैं। ना करने से तो बेहतर है। लेकिन मैंने एक प्रोग्राम में पहले भी कहा था कि राहुल गांधी का जो इस भारत जोड़ो यात्रा का मकसद है, वो ये नहीं है कि कोई भारत टूटा हुआ है उसको जोड़ रहे हैं, या कांग्रेस को वो अपने पैरों पर खड़ा कर ही देंगे, या कांग्रेस को लोग गंभीरता से लेना शुरू कर ही देंगे, या उनको भी गंभीरता से लेना शुरू कर देंगे। एक्चुअल में क्या है कि वो ममता बनर्जी को जवाब देना चाहते हैं, वो के चंद्रशेखर राव को जवाब देना चाहते हैं, वो नीतीश बाबू को, केजरीवाल को जवाब देना चाहते हैं, वो शरद पवार को जवाब देना चाहते हैं कि हमारी ही पार्टी है जो कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक है। आप में से मुझे बता दो कि कौन ऐसा है जिसकी पार्टी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हो, चाहे नीतीश हो, चाहे केजरीवाल हो, शरद पवार हो, के चंद्रशेखर राव हो, जितने भी मतलब ये टांग उठा रहे हैं कि हम भी प्रधानमंत्री बनेंगे, हम भी प्रधानमंत्री बनेंगे। राहुल गांधी का मकसद सिर्फ यही है। लेकिन जो मैंने कहा है कि कम से कम इस बात के लिए तो तारीफ करनी चाहिए हमें उस आदमी की कि जो आदमी ट्विटर ही खेल रहा था, जिसको ये लग रहा था कि ट्विटर से ही सारी राजनीति हो जाएगी, वो कम से कम सड़क पर उतर करके अपने लिए ही सही, बाकी लोगों को मैसेज देने के लिए ही सही, पसीना तो बहा रहा है। जी। अब तो बेचारे ट्विटर के भी उसके दोस्त जो हैं वो निकाल दिए गए ट्विटर के हेडक्वार्टर से ही। वहां भी सत्ता परिवर्तन हो गया। अभिषेक जी, जी अब ये एक तरफ तो राहुल गांधी जो हैं वो पदयात्रा कर रहे हैं, लेकिन इनकी पदयात्रा में जो राज्य चुनाव में जाने वाले हैं अभी अभी, वो दोनों ही सम्मिलित नहीं हैं। तो इससे क्या आशय है? क्या वे केवल जो अगला राउंड होगा चुनाव का, जिसमें कर्नाटक, तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ इत्यादि में चुनाव होंगे,
क्या केवल उसके ऊपर ही केंद्रित कर रहे हैं और जो इमीडिएट जो होने वाले हैं गुजरात और हिमाचल में चुनाव, उसके प्रति उनका कोई ध्यान नहीं है, उसको वो छोड़ चुके हैं। जबकि हमें पता है कि हिमाचल में अच्छी खासी स्थिति थी, लेकिन ये जो इनकी जो उदासीनता है उसका बड़ा ही विपरीत प्रभाव पड़ा है उसके ऊपर। नहीं नहीं, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है सर। वो आप तो आपके और चिंतामणि सर का भी ओपिनियन पोल आया हुआ था और आप दोनों का ओपिनियन पोल भी यही बता रहा था। देखिए, कांग्रेस को पता है कि हम हिमाचल और गुजरात लूज कर रहे हैं। इनफैक्ट हालांकि हिमाचल में टाइट था, शायद वहां पे जाते और कुछ प्रयास करते तो कुछ 1-2 हिमाचल में तो ये प्रतिशत निकाल सकते थे। हाँ हिमाचल में तो निकाल सकते आरंभ थे। में जब हम लोगों ने किया था तब ये पता चल रहा था कि हिमाचल में कांग्रेस आगे जा सकती है। लेकिन हाँ अब जैसे-जैसे इन्होंने अपनी उदासीनता दिखाई, तो पिछले 3 महीने में हालात बिल्कुल बदल गए। हाँ, वही बीजेपी कैंपेन मोड में 12 तारीख को तो चुनाव ही है और मैं तो जाने भी वाला हूँ अब उसी वजह से एक बार एग्जिट पोल के लिए। तो क्या है सर, सबसे पहले मैं राहुल गांधी के इस कैंपेन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि कर्नाटक में मैंने काफी समय व्यतीत किया है कॉलेज के दिनों में, जॉब के दिनों में। ऐसा नहीं है कि कर्नाटक में कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक नहीं है, तमिलनाडु में भी है, केरल में भी है। तो ये जो इन्होंने यात्रा नॉर्थ के बजाय साउथ से शुरू की, तो यहां तो भीड़ है और ये भीड़ कहीं भी नजर आएगी सर। किसी भी पार्टी का जिस देश में 17, 18, 19% भी वोट शेयर हो, अगर हम उसको करोड़ों में कन्वर्ट करें तो मार्जिन बहुत ज्यादा जाता है। पंजाब में या फिर बॉर्डर पे कितने किसान प्रोटेस्ट करते थे? मुश्किल से 20, 25, 30 हजार होंगे। लेकिन एटमॉस्फेयर हज़ार क्या कहाँ बना, बहुत लास्ट में तो कुछ 100 में ही थे। हाँ, मतलब कहने का मतलब कुछ हजार मान लीजिए। लेकिन माहौल क्या बना कि किसानों ने बहुत जबरदस्त प्रोटेस्ट किया, 1 अरब 40 करोड़ की आबादी वाले। तो ये भारत जोड़ो आंदोलन का अस्तित्व मुझे लगता है सिर्फ इसीलिए है, जो सर बता रहे थे कि हाँ हम कम से कम राष्ट्रीय पार्टी हैं, तो पीएम कैंडिडेट हम ही हैं। ममता बनर्जी और तुम नीतीश कुमार, तुम लोग ज्यादा उड़ो मत। और अरविंद केजरीवाल के साथ भी हमारा कोई कंपटीशन नजर नहीं आया। लेकिन जिस तरह से गुजरात में अपने तमाम संसाधनों के साथ, इक्विपमेंट्स के साथ आम आदमी पार्टी, भले वो सीटों में कन्वर्ट ना हो रहा हो, भले उसकी 2 ही सीटें आए, लेकिन वो एक और बॉर्डर स्टेट में एंट्री की कोशिश कर रही है। और जिस प्रकार के वादे, प्रॉमिसेस, मतलब चुनाव आयोग को मुझे लगता है अभी संज्ञान ले लेना चाहिए। ऐसी प्रॉमिसेस जो फुलफिल नहीं हो सकती, और जैसा आपने पंजाब में किया, ये जो लगातार किया जा रहा है, इस पे मुझे लगता है बहुत अब जनता को भी और चुनाव आयोग को भी एक टीएन सेशन जैसा कुछ स्टेप उठाने की आवश्यकता है। ये हद से ज्यादा बदमाशी हो रही है, इसको मैं बदमाशी कहूंगा पॉलिटिकल, और ये नहीं होना चाहिए। रही बात राहुल गांधी की, तो सर वो हर 6 महीना, 7 महीना बाद, 8 महीने बाद एक मीडिया के द्वारा रीलॉन्च किए जाते हैं। वो लॉन्च करते करते सर 55 साल के हो गए, यहाँ 42 साल के सुनक जो है वो पीएम बन गए। तो पॉलिटिकल मैच्योरिटी मैं अभी भी नहीं मानता हूं कि राहुल गांधी में बहुत ज्यादा आई है, क्योंकि वो उनके स्टेटमेंट है सर। देखिए, जब आप संघ पे या फिर बीजेपी पे मुद्दों के बजाय फासिज्म और हिंदुत्व और फलाना ढिमकाना पे आप जब अटैक करते हैं डायरेक्टली, तो पहले ये देखना पड़ता है कि फासिज्म है क्या। और अब सोशल मीडिया के, मैं बार बार आपके चैनल पे भी कहता हूं सर निवेदन करके, ये युग सोशल मीडिया का है। आप किसी को भी कुछ भी बोल के अब नहीं निकल सकते, हर आदमी जवाब देने के लिए तैयार बैठा हुआ है। तो राहुल गांधी थोड़ा सा खुद को अपडेट करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि अभी वो, और अब तो ट्विटर पे सेंसरशिप भी नहीं होगी। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि मेरा अगला वाला ट्विटर आईडी बैन ना हो वापस। लेकिन ये आवश्यक है। देखिए सर, वो 100% स्ट्राइक रेट है। आई एम सॉरी, टॉपिक से थोड़ा सा बाहर निकल गया, लेकिन पनौती का 100% स्ट्राइक रेट है। विजय गड्ढे, और जैक तो पहले ही चला गया था, विजय गड्ढे जैक तो पहले चला गया था। मतलब स्ट्राइक रेट ऐसा। तो अब क्या है कि वो स्ट्राइक रेट राहुल गांधी के साथ तो अभी भी चिपकी है। ऐसा तो है नहीं कि वो कवरेज नहीं करेगी या राहुल गांधी उनको इंटरव्यू नहीं देंगे। तो राहुल गांधी को अगर मैच्योर होना, और देखिए सर, मीडिया का, डिजिटल मीडिया का सेक्शन भी या तो बीजेपी के बारे में बात कर रहे हैं या आम आदमी पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं, और कांग्रेस को कहीं दिखाया भी जा रहा है तो बहुत छोटे से सेक्शन में।
कांग्रेस को अगर रिवाइव करना है तो उसको पॉलिटिक्स चेंज करना होगा, उसको कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनना होगा, और कोई विकल्प नहीं है। ओंकार जी, आप क्या कहते हैं? कि कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहने बिना अब आगे की पॉलिटिक्स नहीं हो सकती? उद्धव जी क्या उल्टा कर गए, इसलिए चक्कर में पड़ गए? उद्धव जी को तो एक्चुअल में लग ये रहा है कि जो बीएमसी के चुनाव होने वाले हैं उसमें कई नगर महापालिकाओं में मुसलमान वोट उनको मिल जाएंगे, इसलिए वो इधर आप देख रहे होंगे कुछ ज़्यादा ही हमलावर रुख अपनाए हुए हैं। उन्होंने जो शिवाजी पार्क में रैली हुई थी दशहरा के मौके पर, वहाँ भी एक औरंगजेब का जिक्र किया था, जो जम्मू कश्मीर के अधिकारी थे, पुलिस के अधिकारी थे शायद। औरंगजेब के जिक्र अब अगर वो कर रहे हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि उनके दिमाग में ये घुस रहा है कि एनसीपी और कांग्रेस के साथ वो मिलकर के लड़ेंगे। हालांकि एनसीपी का तो कोई किस्सा है नहीं बीएमसी के क्षेत्र में, वहाँ तो कांग्रेस का थोड़ा बहुत असर रहा है कुछ कुछ पॉकेट्स में, या इनका अपना खुद का रहा है। तो वहाँ पे एनसीपी भले ही उस तरीके से मदद ना करे, पर जिस तरह वो इधर मुस्लिम परस्ती दिखा रहे हैं उद्धव ठाकरे, उनको लगता है कि बीएमसी के चुनाव में भी उनको फायदा होगा। और अंधेरी उपचुनाव में तो खैर अब कोई मुकाबला ही नहीं रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ से अपना कैंडिडेट ही वापस ले लिया है, तो वहाँ तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, पर बाकी जगह उनको लग रहा है। और इसका फायदा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और शिंदे गुट और राज ठाकरे भी उठाएंगे, जिस तरीके का माहौल वहां बना दिया गया है। पर उद्धव ठाकरे कोई बड़ी चुनौती अब रह गए हैं ऐसा है ही नहीं, लगभग खात्मे की तरफ बढ़ रहे हैं। और जो उनकी बदजुबानी है जिस तरीके से, चलिए उद्धव ठाकरे को तो फिर भी लोग बर्दाश्त कर लें, पर आप उनके बेटे को देखिए, उनकी जबान कैसी है। उनकी तो अभी उम्र भी इतनी नहीं है कि वो मतलब शिंदे को गद्दार बताएं, पीठ में छुरा भोंकने वाला बताएं। तो फिर अगर शिंदे ने पीठ में छुरा को भोंका है या अगर वो गद्दार हैं, तो 2019 अक्टूबर नवंबर में आपने क्या किया था? आप ये पैरामीटर आपके ऊपर लागू होते हैं कि नहीं होते हैं? मैं ये नहीं कहता कि आपने देवेंद्र फडणवीस या भारतीय जनता पार्टी की पीठ में छुरा भोंका या गद्दारी की उनके साथ। आपने तो जनादेश के साथ गद्दारी की थी। जनादेश ये आया था कि निरंतरता में देवेंद्र फडणवीस चीफ मिनिस्टर बने और भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना मिलकर के सरकार बनाए, क्योंकि गठबंधन को 160 से ज्यादा सीटें मिली थी। तो आपने तो जनादेश के साथ विश्वासघात किया था, यानी महाराष्ट्र की जनता के साथ किया था। तो ये अपने ऊपर भी लागू करके देखना चाहिए कि आपने क्या किया था। और अगर हिंदुत्व के मुद्दे पर हिंदुत्व को मुद्दा बनाते हुए और बाला साहब की आइडियोलॉजी को ही ऊपर रखते हुए उन्होंने आपका साथ छोड़ा है, तो कटघरे में आप हैं। आपने रवि राणा को और नवनीत राणा को उठा करके जेल में ठूंसा था, दोनों को अलग अलग जेल में डाला था 14 दिन के लिए। आपने हनुमान चालीसा नहीं पढ़ने दिया अपने आवास पर। मैं तो उस समय का एक बयान याद करता हूँ, उमर अब्दुल्ला से किसी ने पूछ लिया था कि साहब ये हनुमान चालीसा पर जो विवाद है, उसने कहा कि बेकार तूल दे रहे हैं उद्धव ठाकरे। कोई मेरे यहाँ मेरे घर के सामने आकर के हनुमान चालीसा पढ़ना चाहे तो मैं पढ़ने दूंगा, स्वागत करूंगा, पानी पिलवाऊंगा उनको। तो इतनी अगर समझदारी वो दिखाते तो इतना बड़ा बवाल वहां ना होता। राज ठाकरे ने मौका देखा, लाउड स्पीकर का मसला उठा दिया और ये एक बड़ा मुद्दा बना जो उस समय इनको पूरी तरीके से एक्सपोज कर गया कि असदुद्दीन ओवैसी का भाई औरंगजेब की मजार पर पहुंचता है, वहां पर उनको चादर चढ़ा देता है और बड़े आराम से फिर हैदराबाद लौट भी जाता है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो ये सारी घटनाएं ये शो करती हैं कि आपने हिंदुत्व केवल बीजेपी को नहीं छोड़ा था आपने 2019 को, बल्कि आपने जो बाला साहब ठाकरे की आइडियोलॉजी थी
उस हिंदुत्व को भी छोड़ दिया था और आप पूरी तरीके से उनके रंग में रंग गए, जो हिंदू विरोधी एजेंडा और मुस्लिम परस्ती की राजनीति करते आ रहे हैं शरद पवार और कांग्रेस। और अभी भी आप भले ही ये कहें कि मुझे हिंदुत्व का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए किसी से, मैं अभी भी हिंदू हूँ, हिंदू ही रहूँगा, हिंदुत्व की ही राजनीति करूँगा, पर आपके बयान भी, आपके कर्म भी सब कुछ इंगित तो यही कर रहे हैं कि आप बिल्कुल एकदम दूसरी लाइन ले चुके हैं। तो मुझे लगता ही नहीं संजय जी कि उद्धव ठाकरे किसी भी तरह का कोई चैलेंज 2024 के लिए लोकसभा चुनाव में या विधानसभा चुनाव में बन पाएंगे। जी, बस बीएमसी के चुनाव की यदि बात करें तो बीएमसी के चुनाव में कांग्रेस को या मुंबई में कांग्रेस को वोट जो थे वो उत्तर भारतीयों के इसलिए मिल जाते थे क्योंकि शिवसेना जो उत्तर भारत विरोधी मानी जाती है, उत्तर भारतीयों के विरोध में रहती थी, उसका गठबंधन होता था भारतीय जनता पार्टी से। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब अलग होती है तो वह उत्तर भारतीयों के पसंद की एक स्वाभाविक पार्टी बन जाती है। तो इसीलिए जब अलग-अलग चुनाव लड़े थे तो आपने देखा था कि मुंबई में भारतीय जनता पार्टी शिवसेना से आगे निकल गई थी। तो अब ये यदि सोचते हैं कांग्रेस में दूसरा मंथन चल रहा है। आपको पता होगा ओंकार जी, कि कांग्रेस जो है वो छोड़ना चाहती है एमवीए को, इसमें क्या सत्यता है? देखिए, नाना पटोले तो एकाधिक बार इस तरह के बयान दे चुके हैं ऑलरेडी। उन्होंने ये कहा है, सार्वजनिक तौर पर कहा है कि 2024 का चुनाव हम अलग लड़ेंगे। ये तो केवल शरद पवार है जो अभी भी ये कह रहे हैं कि सबको मिलकर के लड़ना चाहिए, क्योंकि शरद पवार को लग रहा है कि जो चैलेंज है वो चाहे बीएमसी का हो, चाहे आगे विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव का है, वो बहुत कठिन होने वाला है। वो ज़्यादा समझदार हैं कांग्रेस की लीडरशिप से। और अशोक चौहान के बारे में तो तमाम तरह की चर्चाएं बीच में चल पड़ी थी, जब वो कुछ मुलाकातें करने के लिए पहुंच गए थे। और जिस तरह से ये कार्ड खेल रहे हैं एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस, उसमें किसी को आश्चर्य भी नहीं होना चाहिए अगर अशोक चौहान आगे चल करके कुछ इस तरह की उलटबाजियां करते हैं राजनीति में। वहाँ कुछ भी संभव है। हालांकि पृथ्वीराज चौहान के बारे में ज़्यादा चर्चाएं हैं कि वो असंतुष्ट हैं राहुल गांधी और सोनिया गांधी के प्रति, क्योंकि उनको कुछ नहीं मिला। जब ये सरकार बनने जा रही थी एमवीए की, तो बीबीसी को एक इंटरव्यू दिया था पृथ्वीराज चौहान ने। उसमें कहा था कि हम लोग तो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, यानी हम तो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और उद्धव ठाकरे अगर मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं तो हमें अच्छा लगेगा कि उनको हम सलाह सलाह दें, हम उनको बताएं कि शासन प्रशासन कैसे चलाया जाता है। तो बड़ी भारी गलतफहमी इन कांग्रेसियों को रहती है। नरेंद्र मोदी के बारे में भी तो इसी तरह की बातें कर रहे थे ये 2013 में, जब सितंबर 2013 में भारतीय जनता पार्टी ने इनको अपना प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट घोषित किया, तो सलमान खुर्शीद के बयान कौन भूल जाएगा कि कूप मंडूक हैं, गुजरात के बाहर गए कहाँ हैं, उनको पता क्या है, और विदेश नीति के मोर्चे पर ये क्या करेंगे, मुझे तो बड़ा जो है चिंता हो रही है। तो ये 2013 का बयान है, आज 2022 है। पुतिन साहब भी तारीफ कर रहे हैं नरेंद्र मोदी की, बाकी दुनिया भी कर रही है। तो अब उनको थोड़ी बहुत शर्म आ रही होगी। मणिशंकर का बयान क्या था तालकटोरा स्टेडियम के बाहर, वो अब दिखाई ही नहीं देते हैं। तो बड़बोलापन जो है वो कई बार भारी पड़ जाता है। महाराष्ट्र में क्या होगा, मोटे तौर पर तो हम समझ ही रहे हैं कि क्या हो रहा है, किस दिशा में गाड़ी जा रही है। पर मुझे लगता है कि एमवीए 2024 से पहले अस्तित्व में रहेगा, इसको लेकर के मेरा थोड़ा-सा संदेह है, थोड़ा-सा मुझे शक है कि शायद तब तक एमवीए ना रहे। जी, तो अभिषेक जी अब थोड़ा बिहार बंगाल की तरफ चलते हैं। जी। ये प्रशांत किशोर जी कौन-सा नया कारनामा करने जा रहे हैं और ये अगर जो चल रहा है वो चलता रहा तो आपको क्या लगता है लोकसभा चुनाव में क्या होगा? और ममता दीदी जो हैं वो क्या पूरी तरह से बंगाल स्वीप करेंगी इस बार?
अभी से 6 महीने पहले अगर आप ये सवाल मुझसे संजय सर कहते ममता बनर्जी के बारे में कि क्या बंगाल पूरी तरह से स्वीप करेगी, तो मैं यही कहता कि हाँ, निस्संदेह बीजेपी बड़ी मुश्किल से 3-4 लेके आएगी। लेकिन बंगाल में बहुत धीरे धीरे ही सही, लेकिन एकदम से जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है सिचुएशन बदल रहा है सर। अभी 2 दिन पहले भी दिनाजपुर में बीजेपी के युवा मोर्चाओं ने कूटा था टीएमसी के कई लोगों को। ये न्यूज में नहीं आया है, लेकिन बड़ी जिसको कहते हैं ना बिहारियों की भाषा में कंबल कुटाई, तो वैसी कुटाई हुई है रिसेंटली। और ये दिनाजपुर एरिया में होना मेरे से थोड़ा सा और चौंका गया, क्योंकि आप तो जानते हैं सर पूरा दिनाजपुर एरिया क्या है, वहां सबसे ज्यादा पोस्ट पोल वायलेंस हुआ था। तो बीजेपी अंदर अंदर वहां के छोटे छोटे हिंदू संगठनों को लेकर के एक करके थोड़ा सा मूव करने का इस वक्त प्रयास कर रही है। तो ये थोड़ा देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जैसे जैसे चुनाव करीब आता है बीजेपी क्या एक बड़े फोर्स के रूप में उभर पाएगी। निस्संदेह इस वक्त ममता बनर्जी ही वो बड़ी फोर्स है, लेफ्ट और कांग्रेस गायब है, लेकिन वो एक वैक्यूम तो है सर। तो अपोजिशन वाला वैक्यूम है और लोगों में आक्रोश है, तो मार पिटाने के बाद भी वो जो अपोजिशन वाला जो हेट अगेंस्ट ममता बनर्जी है जो वोटर के अंदर, वो कहां जाएगा? तो उसकी एक नेचुरल बेनिफिशियरी बीजेपी नजर आती है। सिमिलर सिचुएशन बिहार में सर। प्रशांत किशोर जब चले थे तो मुझे भी नहीं लगा था कि ये सपोर्ट मिलेगा, लेकिन जिस प्रकार से वो गांव गांव में पदयात्रा कर रहे हैं और कहीं भी बैठ जाते हैं, पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, किसी बुजुर्ग के चाय के दुकान पे बैठ के एकदम चुनावी चर्चा होने लगती है वहां पे अभी से ही, और बताते हैं कि किस प्रकार से इस समाजवाद ने बिहार को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। तो बाई एंड लार्ज बिहार के पीपल कनेक्ट करेंगे ही, क्योंकि जो बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर वो तो 100% सही बात कर रहे हैं। और जब 100% सही बात करेगा कोई भी और ये कहेगा कि मैं तुमको सिर्फ जागरूक करने आया हूं, मैं चुनाव नहीं लड़ रहा, तो वहां भी एक और नेचुरल बेनिफिशियरी जो है उसकी पैदा होती है बीजेपी। यही वो मूल कारण है जिस वजह से नीतीश कुमार यूटर्न तो मारना चाहते हैं, बीजेपी वहां पे ब्रेकर लगा के खड़े हुए, बोले कि नहीं यार तुमसे नहीं करना, फाइनल हो गया तुम्हारा, तुमको जो जीना है मरना है राजद के साथ मरो, तुम्हारी अंतिम पारी जहां भी खत्म होनी है समाप्त होनी है हो जाए, वी हैड इट एनफ, अब एक और नीतीश कुमार के साथ वापस हमको नहीं जाना। ये वो पेज फंसा हुआ है सर, वरना मैं लगभग श्योर था। देखिए पता है सर क्या चेंज हुआ, ये मैं बताना भूल गया आपके दर्शकों को। नीतीश कुमार को ऐसा लगता था कि ये जो 18 तारीख 18 अक्टूबर बीत गया, इसमें तेजस्वी यादव नप जाएंगे, जेल चले जाएंगे, पूरी उम्मीद थी। अनफॉर्चुनेटली उनके हिसाब से वो कार्ड सही नहीं पड़ा और लालू यादव चले गए सिंगापुर, तो अरेस्ट होने का सवाल ही नहीं होता। और कोर्ट ने ये कह के बेल दे दिया कि चलो तुम डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो, लेकिन फिर भी ये केस तो बंद नहीं हो रहा है, सारे डिटेल्स जो है स्कैम का तुम मुझे बताओ क्या है। तो जब बताएंगे, जब जेल जाएंगे तब जाएंगे, वो तो बात की बात है। लेकिन बेल दे करके नीतीश कुमार को झटका जरूर लगा। बीजेपी के लिए वो झटका नहीं था, नीतीश कुमार को लगता था जेल चले जाएंगे, बाप भी चला जाएगा, बेटा भी चला जाएगा, मुझे राजद का वोट शेयर मिल जाएगा सिंपैथी में और मैं किंग बन जाऊंगा। वो हुआ नहीं। और जदयू लगातार उनके इस वक्त विधायक और जो जीते हुए सांसद है वो सब अंदर अंदर बहुत नाराज चल रहे। उनको पता है कि एक तो हम इस बार 17 सीट पे जीतेंगे नहीं, मतलब लड़ेंगे नहीं, तो 10-12 सीट पे लड़ेंगे चुनाव, तो सिटिंग सांसदों के टिकट कटेंगे, तो वो नाराजगी है। तो बिहार में अभी पूरा पॉलिटिक्स और इंतजार कीजिए 6 महीना, हालांकि नवंबर देखते रहिएगा। ये 2 विधानसभा के चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है जो हो रहे हैं यहाँ पे, मोकामा वाला और गोपालगंज वाला। गोपालगंज में बीजेपी फाइट दे रही है, जबकि लालू यादव का वो गढ़ है संजय सर, मैं आपके दर्शकों को बता दूं, वहां पे बीजेपी को फाइट नहीं देना। दोनों ही बीजेपी की सीटें नहीं है ना, दोनों ही बीजेपी की सीटें नहीं है। और सबसे मुश्किल बात यह है कि ठीक है भूमिहार वहां पे विभाजित हो रहा है मोकामा में, लेकिन उसका इंपैक्ट जो है बिहार शरीफ में पड़ेगा, क्योंकि सूरजभान सिंह ने ओपनली जाकर के ललन सिंह की वाइफ को समर्थन दिया। भूमिहारों का बहुत बड़ा नेता है
और बिहार शरीफ में तो ठीक है मोकामा नहीं जीतेगा, लेकिन बिहार शरीफ लोकसभा वो आपसे कहां जाएगा? तो वो तो पूरा सूरजभान सिंह की वजह से वहां पे भूमिहार बीजेपी के साथ चले आएंगे। तो वो जो कार्ड चलने का प्रयास था नीतीश कुमार का, वो चला नहीं है राजनीतिक रूप से, और ये बहुत उनको परेशान कर रहा है। वो मायूस भी हैं कि यार गलती हो गई हमसे, थोड़ा दिन ठहर लेते बीजेपी में तो भी कम से कम लोकसभा में 17-18 सीटें तो हमारी मिलती है, पार्टी के पास पैसे आ रहे थे और हम सीएम तो थे ही, हमको पलकों पे बिठाई हुई थी बीजेपी। दूसरा बड़ा बीजेपी इस वक्त बिहार में जो चेंजेस हुआ, अभी से ही जो ब्यूरोक्रेट हैं, अधिकारी हैं, उन्होंने नीतीश कुमार की बातें सुनना बंद कर दिया। वो सब तेजस्वी यादव से ही ऑर्डर लेते हैं। तो ये जो फील कराता है ना कि अब आप पावरलेस हो गए, ये बहुत बेचैन कर रहा है नीतीश कुमार को। इसी वजह से 15 दिन से नाराज है। तो सर, नीतीश कुमार तो पीएम के रेस में नहीं है। ममता बनर्जी देखें। दर्शकों से अनुरोध है कि आप कृपया आपके प्रश्न पूछें, और वो प्रश्न आप सुपर चैट के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से दोनों प्रकार से आप पूछ सकते हैं। गंभीर राजनीतिक चर्चा हो रही है, अगले लोकसभा चुनाव में क्या गोटियां बैठेंगी उसकी बात हो रही है, तो आप अवश्य प्रश्न पूछें। साथ में जो भी लोग देख रहे हैं वो कृपया लाइक का बटन दबा दें, और जो नए दर्शक हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकॉन भी दबा दें। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु आएगा वो है कि दक्षिण में क्या होगा, विशेषकर जो केसीआर ने एक मोर्चा खोल रखा है और उन्होंने अपनी पार्टी का नाम बदल के भी तेलंगाना राष्ट्र समिति से भारत राष्ट्र समिति कर दिया है। ओंकार जी, कुछ होने वाला है कि ऐसे ही ये खाली बर्तन बजा रहे हैं? वो अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्र समिति अगर रख लेंगे तो अमेरिका का चुनाव तो नहीं लड़ सकते ना जा करके, वहां के राष्ट्रपति का चुनाव तो नहीं लड़ सकते हैं। तो आप नाम कुछ भी रख लें, गलतफहमी में कुछ भी आप इस तरह का जो है कर्म कांड करते रहें, तेलंगाना के बाहर कौन पूछ रहा है चंद्रशेखर राव को? इसी तरह की गलतफहमी चंद्रबाबू नायडू को भी हुई थी 2019 से पहले। चंद्रबाबू नायडू को कोई पूछता है क्या, आज की तारीख में याद भी करता है क्या? कहीं किसी टीवी चैनल के पर्दे पे उनका चेहरा भी दिखाई देता है क्या? तो ये सब मतलब ऐसे लोग हैं जिनको, वो एक कहावत भी है ना कि किसी चूहे को हल्दी की गांठ मिल गई और वो सड़क के किनारे बैठ करके पंसारी बन बैठा। तो कुछ कुछ वैसा ही गलतफहमी चंद्रशेखर राव को भी है कि मैं अगर तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम बदल करके भारत राष्ट्र समिति बना दूंगा, कर लूंगा, तो शायद अखिल भारतीय स्तर का मेरा जो है पार्टी खड़ी हो जाएगी। अरे भैया, इतनी तो समझ होनी चाहिए ना पॉलिटिशियन में। और चीफ मिनिस्टर भी रह चुके, उससे पहले कांग्रेस सरकारों में मंत्री भी रह चुके, कि आप अगर अखिल भारतीय स्तर की कोई पार्टी बनाना चाहते हैं तो उसके कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ मानदंड हैं चुनाव आयोग के। इतना प्रतिशत आपका वोट प्रतिशत आपके पल्ले में होना चाहिए ऑल इंडिया स्तर पर, और कितने आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हों, कितने राज्यों में आपका संगठन कार्यरत काम कर रहा हो, कितने चुनाव आप लड़े हों, तमाम तरह के पैरामीटर्स हैं। वो पैरामीटर जब तक आप कंप्लीट नहीं करेंगे। दूसरी बात मैं एक और कह रहा हूँ आपसे संजय जी, देखिए ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के बाहर कितना असर रखती हैं, या वो अगर मान लिया कोई जुंटा बन जाता है, कोई गठबंधन बन जाता है, तीसरा चौथा मोर्चा बन जाता है, ये सारे लोग इकट्ठा हो भी जाते हैं, किसी एक चेहरे को ये अपना नेता मान भी लेते हैं, ये सारी चीजें हालांकि मैं असंभव तो नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत मुश्किल है जो स्थितियां हैं, और जो इनकी ईगो है सारी लीडरशिप की। सब अपने को तुर्रम खा माने बैठे हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या है, अपने अपने राज्यों तक सीमित हैं। और कुछ तो अपने राज्यों में भी इतने बौने हैं, यानी कुछ पॉकेट्स तक ही उनका प्रभाव है, वो पूरे राज्य के नेता भी नहीं है। मतलब शरद पवार कितने सालों से राजनीति कर रहे हैं, और कब से वो नए नए कपड़े सिलवा कर रखते हैं कि पता नहीं कब प्रधानमंत्री बनने का मौका लग जाए उनका भी,
क्योंकि उनके जहन में ये बात रहती होगी ना कि जब HD देवगौड़ा बन सकते हैं, जब गुजराल बन सकते हैं, जब मनमोहन सिंह बन सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं बन सकता हूं। तो इनके कौन सा लंबी पूंछ लगी हुई थी जो मेरा नहीं है। तो उनको ये गलतफहमी है कि मैं प्रधानमंत्री बन सकता हूं, लोग मुझे मनाएंगे आकर के और मैं प्रधानमंत्री पद की शपथ लूंगा। लेकिन महाराष्ट्र में उनका हाल क्या है। उनकी पार्टी को 54 सीटें मिली थी विधानसभा चुनाव में, 4 सीटें मिली थी लोकसभा चुनाव में। मतलब दूसरा बड़ा सूबा इस देश का, और वहां अगर आपको केवल अपने ही प्रदेश में 4 सीटें मिल रही हैं तो आपकी हैसियत क्या है, औकात क्या है, इससे पता चलता है। ममता बनर्जी चलिए फिर भी मैं बड़ी लीडर मानता हूं कि वो लोकसभा चुनाव में भी अच्छा करती हैं, विधानसभा चुनाव में भी अब इस बार इतनी सीटें ले आई जितनी पहले कभी नहीं लेकर के आई थी। चाहे जैसे लेके आई हैं, लेकिन लेकर के आई हैं वो। लेकिन पश्चिम बंगाल के बाहर ममता बनर्जी का क्या है, उनको कौन वोट दे देगा उनके चेहरे पर। इसी तरीके चंद्रशेखर राव, शरद पवार, अरविंद केजरीवाल को चलिए हम मान लें कि पंजाब में इस बार कुछ सीटें मिल जाएंगी, दिल्ली में क्या मिलेंगी क्या। और दिल्ली छोड़ दीजिए, पंजाब के बाहर कहीं और उनका खाता खुलेगा क्या। ये सारे ऐसे नेता हैं जिनकी मीडिया में भले ही अखिल भारतीय स्तर पर चर्चा होती हो और डिबेट भी हो जाती हो यदा कदा, लेकिन इनका जमीन पर कितना असर है ऑल इंडिया बेस पर, मतलब अपने अपने राज्यों और उन राज्यों में भी कुछ पॉकेट्स को छोड़ करके बाकी जगहों पर, ये अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है। और सब जानते हैं कि इनकी अपनी हैसियत कुछ नहीं है, राजनीतिक हैसियत कुछ नहीं है, राष्ट्रीय स्तर पर इनकी कोई पहचान भी नहीं है, और ऐसे इन्होंने कोई कारनामे भी नहीं किए हैं कि जिसकी वजह से इनकी फॉलोइंग बढ़ रही हो, इनके मतदाता बढ़ रहे हों, इनका असर बढ़ रहा हो, या लोग बहुत उम्मीदों के साथ इनकी तरफ देख रहे हों। ऐसा तो मुझे दिखाई नहीं देता है। जी। तो अभिषेक जी, आपका क्या विचार है? मैं सोच रहा था इस डिबेट में कवर होगा, लेकिन वो आपने अभी तक नहीं क्वेश्चन किया, तो मैं ही शुरू करता हूं। मेरा ये मानना है बीजेपी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो खुद भारतीय जनता पार्टी। कई चीजें हैं जिसको लेकर के बीजेपी का एक बहुत बड़ा सेगमेंट, ओमकार सर भी एग्री करेंगे, भले आप उन्हें अति राष्ट्रवादी कहें या कुछ भी कहें, लेकिन एक बड़ा चंक है जो बीजेपी से दूर हो रहा है। और ये मुझे लगता है बीजेपी को सोचना चाहिए इस विषय में, चाहे वो जॉब के दृष्टिकोण से रहा हो, सरकारी नौकरी। मैं ये नहीं कहता कि आप सबको सरकारी नौकरी दे सकते हैं, लेकिन ये बात सत्य है कि चाहे रेलवे रहा हो या कई चीजें हो, उसमें कमी आई है, बीजेपी सरकार ने कटौती की है। एसएससी को लेकर के जिस प्रकार से बातें उठ रही हैं, जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में उन लोगों को ओबीसी के अंदर लेके आया गया है, एससी एसटी के अंदर लेके आया, जिनको बीजेपी का जो हार्ड कोर सपोर्टर है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी के कई लेयर के वोटर होते हैं, लेकिन एक जो बहुत हार्ड हिंदुत्व या नेशनलिज्म वाली पिच रखता है, उसको ये फैसले सिरे से कहें तो वो खारिज कर रहा है। और बीजेपी की सबसे अच्छी बात पता है सर, वो अपने कार्यकर्ताओं की सुनती है, वो फीडबैक पर काम करने वाली पार्टी रही है। हमने देखा कि किस प्रकार से पीएफआई पे काम हुआ लगातार फीडबैक लेने के बाद। तो मुझे लगता है बीजेपी अगर ये चीजें सॉर्ट आउट करे तो बीजेपी और अच्छा परफॉर्म करेगी। लेकिन इन सब छोटे छोटे पैचेस हैं, जो एरिया है जिसपे बात करना आवश्यक है, ऐसा नहीं है। क्योंकि एक समय था आप कांग्रेस को गाली दे सकते, पर 1 लाख साल की वैकेंसी रेलवे जो है वो देता था। ठीक है, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, नो डाउट, आपने वंदे मातरम चलाई है, वंदे भारत चलाई है, और रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प किया। बीजेपी सरकार ने बहुत रिमार्केबल काम किया, पर एक जो नाराजगी वाली बात है वो है, और उससे हमको डिनाई नहीं करना चाहिए। एक समर्थक के भी नाते कहिए, या फिर अगर एक क्रिटिक के भी नाते, मुझे लगता है बीजेपी की सबसे बड़ी चैलेंज यही है। और आने वाले समय में भी, ये तो विपक्ष नहीं है सर, विपक्ष नहीं, अगर विपक्ष होता और मेरे जैसा विपक्ष होता ना, तो मैं इन सब मुद्दों पे बात ही नहीं करता, उनके पिच पे नहीं जाता। विपक्ष
उन मुद्दों पे बात ही नहीं करते, क्योंकि विपक्ष खुद ब खुद मोदी की पीठ पे चली आती है, वो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स या सॉफ्ट हिंदुत्व का या फिर भारत जोड़ो पे अटकी हुई है, जबकि मुद्दे हैं उस पर विपक्ष बात नहीं कर रहा है। जी जी, निश्चित रूप से ये तो है, क्योंकि लेकिन प्रश्न यही उठता है कि उनके पास और कोई उपाय नहीं है। अधिक से अधिक घर बैठे रह सकते हैं, और लेकिन उनके पास कोई किसी प्रकार का विकल्प नहीं है। हाँ, लेकिन मैं इस पर भारतीय जनता नो पार्टी को डाउट। निश्चित रूप से की तरफ से ध्यान तो देना चाहिए। जहाँ-जहाँ विकल्प मिल सकता है, जम्मू में घोर असंतोष है। मैं है लगातार टच में रहता हूँ। और और लड़का एक अच्छा काम भी कर रहा है। वो आप हाँ, अंकुर शर्मा अच्छा काम भी कर रहा है। कर्नाटक में स्थितियाँ बहुत अनुकूल नहीं हैं, मतलब इस समय जो है अच्छी खासी फँसी हुई है भारतीय जनता पार्टी। लोगों को लग रहा हो वही बाहर आनंद से, फानन में इसी वजह से एंटी कन्वर्जन लॉ लेकर के आई है, एंटी कन्वर्जन बिल लेकर के आई है। तो अब वो कहते तो हैं मुंबई साहब कि हम जो है योगी मॉडल पे काम करेंगे, लेकिन अब योगी मॉडल पे काम करने की बात कहना और उसको करना, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। हाँ, तो कहीं से भी नहीं दिख रहा कि कोई योगी मॉडल पे वो काम कर पा रहे हैं। तो डेफिनेटली वीकनेसेस तो है, लेकिन सवाल वही होता है ओंकार जी कि कितनी भी वीकनेसेस हों, यदि सामने से पूरा मैदान खाली पड़ा है, तो कमज़ोर से कमज़ोर खिलाड़ी भी जाके सामने गोल मारेगा। क्या कहते हैं? मतलब फिर पाकिस्तान पे आप टोंट करेंगे? वो अलग विषय है। कई चीज़ें हैं एक्चुअल में, जो चीज़ें हम महसूस करते हैं, जैसे जब अटल आडवाणी की जोड़ी काम कर रही थी, तो हम सुनते थे कि एनडीए की बैठक हो रही है, एनडीए के सारे घटक दल के नेता मौजूद हैं, उनसे सलाह-मशवरा ली जा रही है। पर इधर हम नहीं सुनते हैं, इधर एनडीए की कोई बैठक हुई हो, ऐसा भी हम नहीं सुनते हैं। चलिए मीटिंग ना हो रही हो तो एनडीए के जो बचे-खुचे घटक दलों के नेता हैं, उनको बुला कर के कभी अमित शाह या नरेंद्र मोदी बात कर रहे हों, ये भी नहीं सुनने में आता है। और अब दिखावे के लिए बीच-बीच भी में नहीं करते हैं वो तो। बिल्कुल, बिल्कुल। तो कई कमियाँ हैं, बहुत सारी बातें अभी अभिषेक जी ने गिनाई हैं, बहुत सारी और भी बातें हैं, जहाँ लगता है कि संवाद हो सकता है, बेहतर संवाद हो सकता है। और ऐसे बहुत सारे चित्र उपलब्ध हैं, ऐसे बहुत सारे वीडियो भी उपलब्ध हैं। आपके राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, मनभेद भी हो सकते हैं, अदावत भी हो सकती है। जो विपक्षी दलों के नेता हैं, वो आपका अनड्यू क्रिटिसिज्म भी कर रहे होंगे, लेकिन जब आप लीडर होते हैं, आप जब देश का नेतृत्व कर रहे होते हैं, तो कई बार आपको बहुत बड़ा दिल बना कर के चलना पड़ता है। जो आपको पता है कि ये सामने वाला जो है मेरे बारे में प्रेस में भी, ट्विटर पर भी, लोकसभा के भीतर भी, राज्यसभा के भीतर भी, जनसभाओं में भी कुछ ऐसी बातें कर रहा है, लेकिन फिर भी अगर आप बड़ा दिल दिखा करके उनको कभी-कभी लंच पर बुला लें, डिनर पर बुला लें या खुद चले जाएँ या मतलब जेस्चर अगर आप दिखाएँ, तो मुझे लगता है इससे आप बड़े होंगे, छोटे नहीं होंगे और आपकी ज़्यादा प्रशंसा होगी, आपकी ज़्यादा फॉलोइंग होनी शुरू होगी। वो चीज़ें कहीं न कहीं मैं लैक देखता हूँ नरेंद्र मोदी के स्तर पर भी और अमित शाह के स्तर पर भी, क्योंकि ये 2 ही लीड कर रहे हैं, बाकी तीसरे की तो कोई हैसियत है नहीं, भारतीय जनता पार्टी में। संगठन के फैसले लेने हों, सरकार के फैसले लेने हों, उस स्तर पर अगर हम देखें तो कहीं न कहीं लैक करते हैं ये लोग। जी हाँ, और उसका एक मुख्य कारण ये भी है कि जो विपक्ष वाला खाना है वो पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ है। तो इसका कुछ अंश जो है वो विपक्ष के ऊपर भी जाएगा कि वो किसी तरह की चुनौती दे ही नहीं पा रहे हैं। जब चुनौती होती है तो व्यक्ति भी फिर थोड़ा अपना अंतर्मुखी होता है, अपना देखता है, इंट्रोस्पेक्शन करता है और फिर अपने आप में सुधार लाता है। अभी तो कुछ है ही नहीं, कर ही नहीं जी, सकता। जी। बीजेपी का एक बेचारे आज़म खां थे, वो भी आज डिस्क्वालीफाई हो गए। उनकी विधायकी गई। और उनके जो समर्थक हैं बीजेपी वो का सर अखिलेश जी को ब्लेम कर रहे हैं। तो वो जब ये इतने उसमें हो कि साहब कि हाँ, कि योगी बाबा जो हैं वो
70-75 सीटें तो दिलवा ही देंगे और हम फिर से आ जाएंगे, तो फिर समस्या तो हो जाती है कई बार। कि आत्मविश्वास जो है वो कई बार ले डूबता है। बिल्कुल। जी आइए अब हम दर्शकों के प्रश्न ले लेते हैं। जी श्री हरि जी कह रहे हैं, प्लीज रीच आउट टू प्रवीण मोहन यूट्यूब चैनल, ही इज डूइंग गुड वर्क विद रिगार्ड्स टू हिंदू टेम्पल्स and is being shunned by YouTube. He needs more exposure. We Hindus should unite. Yes, certainly we will do that. Next, Gaurav Bhattacharya, namaste. Mamta and TMC are trying to prop up left in Bengal. Do you think that is possible? कोई सूचना आप लोगों के पास? नहीं, ऐसी सूचना कम से कम मेरे पास तो नहीं है। और वहाँ तो बंगाल से मैं चुनाव के बाद भी रेगुलर टच में हूँ, क्योंकि मुझे बड़ा एक झटका लगा है, और वो चुनावी विश्लेषक के तौर पे वो मैं अभी भी एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ। तो लगातार मैं बंगाल से इसी वजह से अभी भी जुड़ा हूँ, ताकि इनपुट मिलते रहे। देखिए, लेफ्ट के साथ ममता बनर्जी के समझौता और इन सब करने की बात भी इसलिए नहीं होती क्योंकि करेगी क्यों, आवश्यकता किस बात की है। लेकिन लेफ्ट स्वयं इस वजह से मरा हुआ है क्योंकि लेफ्ट सर आखिरी बार बंगाल बचाने को लेकर के कोई बड़ा आंदोलन कब किया था याद नहीं आता है सर। चुनाव के दौरान भी जो एग्रेसिव पॉलिटिक्स होनी चाहिए वो नहीं है, जबकि बीजेपी में एकदम से मरी हुई बीजेपी में पता नहीं शुभेंदु अधिकारी को पिछले 2-2.5 महीने से क्या हुआ है, वो क्या है क्या हुआ है, लेकिन एकदम से बीजेपी खड़ी हो गई है। और हद तो ये है कि लगातार शुभेंदु अधिकारी को बंगाल के द्वारा, बंगाल पुलिस के द्वारा, पदाधिकारियों के द्वारा कभी रोका जा रहा है, कभी ऐसे एक दिन के लिए बिठा लिया जा रहा है। लेकिन वो मुझे लगता है कि इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज ममता बनर्जी के लिए शुभेंदु अधिकारी और अधिकारी फैमिली ही है, जिस प्रकार से वो वापस आई है। और बीजेपी ने शायद टॉप लीडरशिप ने ओके साइन दिया होगा शुभेंदु अधिकारी को। जी जी, नेक्स्ट दीपक कश्यप जी, आपको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ आज का विमर्श पूर्ण होता है। आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। ओंकार जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभिषेक जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार, सभी को नमस्कार। जय श्री राम।